नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और सीधे आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात कल रात को हुई थी। क्या टेक अवेज बड़े निकल कर आ रहे हैं और किस तरह के आउटकम निकल कर आए, अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, इंडिया के लिए कौन से बड़े टेक अवेज होंगे जिसके चलते भारतीय बाजारों पर भी इम्पैक्ट दिखेगा? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से पहले ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान किया और हालांकि इसको थोड़ा डिले किया गया है, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाया गया है, लेकिन जो बैठक रही है काफ़ी सकारात्मक रही है और जो उम्मीदें की जा रही थी उसी लाइन पर ये बैठक रही है। डिफेंस को लेकर कोऑपरेशन की बात हुई है। F-35 फाइटर जेट्स खरीदेगा भारत अमेरिका से। इसके अलावा वहां से कच्चे तेल का इंपोर्ट ज़्यादा करेगा। फिलहाल $10 बिलियन के आसपास का कच्चा तेल भारत सालाना अमेरिका से इंपोर्ट करता है, तो उसको बढ़ाएगा ताकि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम हो। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। अब ये रेसिप्रोकल टैक्स वाला जो मामला है, ये थोड़ा सा समझना होगा कि ये कब से अमेरिका लगाएगा, कितना लगाएगा। क्योंकि देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिक्स के बहाने अपने जो बिजनेस जो टाई अप्स हैं उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपनी बातें भी मनवाना चाहते हैं। और चूंकि अमेरिका फर्स्ट की बातें वो पहले करते हैं, इसलिए अमेरिकी कंपनियों के हितों की बातें वो कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। रेसिप्रोकल टैक्स आपको बताते हैं शीशा कि ये बराबरी वाला टैक्स होता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत हमसे जो कारें इंपोर्ट कर रहा है वो 100% टैरिफ लगा रहा है। हम भारत से अगर कारें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 2.5% के आसपास का टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब ट्रंप का ये सीधा सीधा कहना है कि नहीं, अब टैक्स बराबरी का होना चाहिए। तो इसके इम्प्लीकेशंस आगे देखने होंगे। थोड़ा सा डिले किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी इसकी टाइमलाइन नहीं आएगी कब से रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें निश्चित तौर पर निकल के यहाँ पर आई हैं। डिफेंस, ऑयल एंड गैस, AI, ये 3 की एरियाज हैं जहां पर उम्मीदें भी थी और उस तरह की बातचीत हुई है और अग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच में होते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो बड़े ऐलान आज सुबह आते हुए नजर आए डिफेंस को लेकर और टैरिफ्स को लेकर, स्पेशली रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसका भारतीय बाजारों की बात करें तो ऑटो सेक्टर पर इम्पैक्ट नजर आ सकता है। लेकिन अभिषेक, इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स कल किस तरह से बंद होते हुए नजर आए? हरे निशान में कामकाज दिखा और यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छे खासे एक्शन दिखा। बिल्कुल, देखिए आशीषा, अमेरिकी बाजारों में दरअसल वो टैरिफ को लेकर ही थोड़ी चिंताएं थी। टैरिफ थोड़ी डिले की गई है, रेसिप्रोकल टैरिफ, और कल हमने देखा कि अच्छी बाइंग हुई है। डाउ जोन्स करीब 350 अंक चढ़ा है, दिन की ऊंचाई के आसपास जाकर बंद हुआ है। नेस्डेक में भी हमने करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी देखी। लगातार दूसरे सत्र में नेस्डेक में ये तेजी रही है और इसके पीछे बड़ी वजह ये कि कल ना PCE महंगाई दर के आंकड़े आए थे, यानी कि और उसमें हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है 0.4% बढ़ा है, अनुमान था 0.3% की बढ़त होने का। तो ज़्यादा उसको लेकर कोई चिंता सच बड़ी नहीं है, इसके चलते बाजारों में ये तेज़ी बनते हुए दिखाई दी है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में मिक्स्ड क्यूज़ हैं। जापान के बाजार निक्केई में 3 दिनों की तेज़ी थमी है, आज 200 अंकों के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चाइना के बाजार सपाट हैं, फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि तेज़ी है, करीब करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती हम हांगकांग के बाजार में देख रहे हैं। कोरिया की बाजार की बात करें, चौथे दिन तेजी जरूर है, लेकिन आज हल्की सी बढ़त पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब कमोडिटीज की बात करते हैं। अब जब भी टैरिफ की बात होगी, जब भी ऐसा लगेगा कि बिजनेस सेंटिमेंट को कोई हर्ट करने वाली कोई चीज हो रही है, तो सेफ हेवन जो है सोना, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। कल भी हमने ऐसा देखा है और सोने का भाव है फिलहाल $2960 के आसपास कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। क्रूड हालांकि एक रेंज में है। कच्चे तेल का भाव हम देख रहे हैं कि $75 के आसपास ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, 107 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है और अगर हम यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 4.5% के ऊपर बना हुआ है। अभी जो लेटेस्ट जो रीडिंग है वो है 4.53% की। तो कुल मिलाजुला के संकेत मिक्स्ड है। अमेरिका से ऐसी कोई डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं आई है, बल्कि बायलेटरल ट्रेड बढ़ाने को लेकर दोनों देश सहमत हुए हैं और पीएम मोदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ अगले 5 साल में
जो द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको बढ़ाकर $500 बिलियन करने का लक्ष्य है। तो ओवरऑल अब मोदी की और ट्रंप की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं, लेकिन यह भी है कि हाँ, ट्रंप पहले बिजनेसमैन है, उसके बाद किसी के दोस्त हैं, तो उस लाइन पर कंस्ट्रक्टिव चीजें यूएस से निकल के भी आई हैं, वहां से बढ़िया चीजें हैं और अमेरिकी बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा है, करीब 100 अंकों पर खुलने के 87 अंकों पर फिलहाल दिख रहा है, 23,200 के आसपास। 200 के आसपास गिफ्ट निफ्टी अमेरिकी बाजारों से संकेत ठीक ठाक, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोग जिसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी MAGA मागा कहते हैं, भारत में उसे विकसित भारत कहते हैं। आइए इसे सुनते हैं। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। मेगा पार्टनरशिप ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये शब्द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, FIIs और DIIs के आंकड़े कल किस तरह के रहे। 7वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की। कल करीब 2,800 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में दिखी। वहीं DIIs ने करीब 2,900 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 512 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 7,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,100 करोड़ की खरीदारी, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। पिछले कुछ दिनों से मनप्पुरम फाइनेंस, ये एक स्टॉक F&O बैन में रहा है, जो आज के सत्र में भी F&O बैन में रहेगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन कल शुरुआती ट्रेड में तो भारतीय बाजार हरे निशान में खुले थे, लेकिन सपाट बंद होते हुए नजर आए। आज के सत्र में किस तरह के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं किस तरह की रणनीति होगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, आई होप आपकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी और बेहतर आप फील कर रहे होंगे। मार्केट्स के अंदर इस समय की सिचुएशन जो है ना, वो थोड़ी टफ है और इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। आपको पता ही है कि ग्लोबल फ्रंट पे क्या हो रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे, जस्ट उनकी मीटिंग से पहले रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हुई। हालांकि हमारी अपनी एनालिसिस ये कहता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ एक तरीके बिग अनाउंसमेंट है, बट नो इम्पैक्ट अनाउंसमेंट्स होगी, वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगी मार्केट पे। उसकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं, तो मैं 8 बजे के शो में सारी कैलकुलेशंस आपको रेसिप्रोकल टैरिफ्स की एक बार बता दूंगा कि वो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि खतरा टल भी गया। हालांकि खतरा है, ऐसी बात नहीं, बट एक किस्म से वो टल भी गया, ऐसा भी आप मान सकते हो रेसिप्रोकल टैरिफ से। खैर, इस पर हम बाद में बातचीत करते, पहले निफ्टी के एफएफएनडो डाटा पे आ जाते हैं। तो कल वापस से हल्की हल्की शॉर्टिंग हुई। कल आप करीब 200 पॉइंट ऊपर थे निफ्टी, करीब 350 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी। सबको अपने अपने लेवल्स खोने पड़े और हमने लाल निशान में बंद किया। कहने का मेरा मतलब है कि रेंज के अंदर अभी है, लोअर एंड्स पे हम टिका नहीं पाते हैं, अपर एंड्स पे हम भी टिका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में ठोस कोई चीज ही नहीं है। अगर ठोस चीज होती तो मार्केट जो एक बार गेन कर लेता उसको टिकाए रखता, वो एब्सेंट है मार्केट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक एक करके इवेंट बातचीत हो चुकी है, तो ये इवेंट भी खत्म हो गया है। तो मार्केट के पास एक बेहतर मौका है
कि जो चीज वो बहुत ज्यादा गंभीरता से देख रहा था, अगर थोड़ी वो कम आंकी गई है तो वो भारतीय बाजार उसका रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा हरे निशान में दिखाएं। गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा हरे निशान में अभी दिख भी रहा होगा, बट आई होप सो कि मार्केट इसको अच्छे से कैप्चर भी करे। देखिए एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, डीआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, करीब 60% लॉन्ग है वो, और रिटेल की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। डाटा में एज सच चेंजेस नहीं है और कन्विक्शन में भी एज सच कोई चेंजेस नहीं है। अभी आप बहुत सुपर एग्रेसिव और सुपर डिप्रेसिव नहीं हो, तो आपका भी यही स्टांस होना चाहिए, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, और थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह थोड़ा अपना कम करके रखना ताकि अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओ। लेवल्स में बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। 23,000 क्योंकि आपका बेस बना हो तो सिर्फ 23,000 तो आपका बेस हमेशा ही रहेगा। 23,300 350 पहला रेजिस्टेंस है, फिर 750 550 वाली रेंज का रेजिस्टेंस आएगा, और फिर 650 से फिर 800 तक का रेजिस्टेंस आएगा। 4 फेजेस में आप रेजिस्टेंस फेस करेंगे, तो फिलहाल 23,000 एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। बाइंग और डिप कर सकते हैं, बट 23,000 से नीचे का स्टॉप लॉस ना रखिएगा। अगर रख भी रहे हैं तो फिर थोड़ा डीप रखना 22,800 तक का, फिर लॉन्ग टर्म प्ले खेलना, फिर उसमें आप उसके लिए भी उतरना सिस्टम में। दूसरा आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 49,000 को भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो 49,000 उसका एक स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर आप भी इसमें लॉन्ग टर्म थोड़ा प्ले करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा लेके रखना चाहते हैं, तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप कर लेना, 48,700 तक का स्टॉप लॉस रखना, और लंबा प्ले करना 51-52 हजार तक का। और अगर आपको एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग चाहिए तो आप 49,000 का एक स्टॉप लॉस रख के 50,000 50,200 तक का टारगेट बना के पोजीशंस में कैरी कर सकते हैं। नई पोजीशंस एवरेज करना, ये सब करना थोड़ा मना है अभी। आप नई पोजीशंस बना भी रहे हैं तो थोड़ा हल्के हाथ से बनाएं। और ऑप्शंस ट्रेडर्स को ऑप्शंस के ट्रेड बढ़िया मिल रहे हैं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अच्छी हो रही है मार्केट के अंदर, ऑप्शंस में स्विंग चाहिए होता है। तो आप छोटा मोटा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे तो मौका देख के चौका मारिए, जैसे कल पुट्स वालों को अच्छे पैसे मिले लास्ट में। तो एक मनापुरम फाइनेंस है अपना एक एफएड बैंक में शेयर है। इसके अलावा अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे तो निफ्टी तो फेयर वैल्यू पे है, बट बैंक निफ्टी अभी थोड़ा ओवर सोल्ड है। आई होप सो कि आज बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रैक करेगा ऊपर की तरफ में, देखते हैं, लेट्स सी। बट नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट। डिप्रेशन बाय राइट सिट टाइट। लेकिन डिम्पी, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने अभी अभी अभिषेक को सुना होगा, और जो कमेंट्री निकल कर आई मोदी की मुलाकात से डोनाल्ड ट्रंप से, उसका इम्पैक्ट किस तरह भारतीय बाजारों पर नजर आ सकता है? विस्तार में तो चर्चा करेंगे ही 8 बजे के शो में, लेकिन अगर आप हमें बता पाए, डिस्क्रिप्शन दे पाए कि किस तरह का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर दिखेगा। देखिए, जो कल की मुलाकात थी वो एक्चुअली मुलाकात नहीं थी, वो तो नेगोशिएशन की टेबल थी। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेगोशिएशन का एक दाव डाला कि ठीक है, आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रेसिप्रोकल टैरिफ उतारूंगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की कि देखिए, यूक्रेन वाले मैटर्स में आप जो काम कर रहे हैं वो काफी बेहतर कर रहे हैं। यानी कि क्रेडिट गिवन एंड टेकन हुआ है, वो सिर्फ जेस्चर वाला था। एक्चुअली में दोनों के दोनों टफ नेगोशिएटर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात बोली है कि मोदी अच्छे नेगोशिएटर हैं। एक्चुअली में जो कल जो बातचीत हुई है, मेरे को उससे कोई ज्यादा रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसमें कोई मतलब नहीं है। आप किसी के कंट्री में जाते हैं या आपके घर में कोई आएगा तो आप उसका अच्छे से खाते करते हैं। कल कुछ वैसे ही दिख रहा था, सिर्फ जेस्टरिंग हो रही थी। लेकिन एक्चुअली अंडर द टेबल क्या रहा है कि दोनों आदमी ही, यानी कि दोनों ही राजनेता कहीं ना कहीं आके अपने नेगोशिएशंस को काफी टाइट करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने एक रेसिप्रोकल टैरिफ की बात बोली है। मैं आपको बताऊं, ये एक किस्म से अच्छा हुआ कि आपका खतरा टल गया और आप 10% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना तो कम से कम इंडिया के ऊपर लगेगा, क्योंकि 15% तो चीन के ऊपर लगा, तो कम से कम भारत के ऊपर 10% तो वो भी लगाएंगे। और उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ ग्रेट अब्यूजर, उन्होंने हमारा बहुत इस्तेमाल किया है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर आप एवरेज में देखेंगे ना, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात है, ये सिर्फ 5-5.5% पे आके रुकेगी। तो एक्चुअली में तो आप गेनर है एक किस्म से देखा जाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में इसको रिलेशन ठीक करने के लिए दोनों ने अपनी नेगोशिएशन टेबल्स को खोल दिया है। अब आगे चल के एक डिफेंस की डील होगी, 100% होगी। खुद देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम एग्रीमेंट कर जाएंगे, वो एग्रीमेंट डिफेंस का ही होगा। वो चाहते ही यही थे कि हम एक डिफेंस का एग्रीमेंट कर लें, इसलिए हम टैरिफ वगैरह आगे पीछे कर लेंगे। कुल मिला के अब 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते, या मैं बोलूंगा कम से कम पूरा 1 महीना, ये नेगोशिएशन की टेबल पे ओपन एंडेड रहेगा, और उसके बाद पता लगेगा कि वो हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं। बट ट्रस्ट मी, यूएस को ट्रस्ट करना वेरी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टीज काफी अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे 8 बजे के शो में। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत शुक्ल जी यस सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स के लिए उन्होंने अपने कॉल्स आज सुबह जरूर भेजे हैं हम तक। एक बाय कॉल है और एक सेल कॉल है। सबसे पहले फार्मा सेक्टर से सिप्ला की बात करेंगे। खरीदारी की राय उन्होंने दी है, 1540 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकता है।
1435 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर से दालमिया भारत, यहां पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 1720 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1840 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो दालमिया भारत पर बिकवाली की राय, वही सिप्ला पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लेकिन कल मार्केट बंद होने के बाद कई सारे नतीजे आए, किस तरह के वो नतीजे रहे और मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं उन नतीजों पर, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। अब केवल कुछ दिन बचे नतीजों के लिए और कई सारी छोटी कंपनियों के नतीजे भी आते हुए कल और आज दिखे हैं, बताएं कैसे रहे नतीजे? आशीषा, मेरा एक चेहरे पे स्माइल भी है। इसका एक रीजन है कि अर्निंग सीजन अब कंप्लीट हो चुका है और हमारा एनालिस्ट लोग का जो एक महीना जाता है वो बहुत बिजी रहता है। आपको भी पता है कितना हार्ड होता है। निफ्टी अर्निंग्स अब पूरे खत्म हो चुके हैं 50 और एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें निफ्टी की तो हम कह सकते हैं कि बेटर देन एस्टिमेट्स रहता है। Q3 एक्सपेक्टेड था कि बहुत खराब जाएगा पर उतना भी खराब नहीं गया। अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो अब हम बात करते हैं अर्निंग्स पे। हिंडाल्को आखिरी निफ्टी अर्निंग्स है, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। हायर एल्यूमिना प्राइसेस और एल्यूमिनियम प्राइसेस से रेवेन्यू ग्रोथ आई, डेट लेवल ज़रूर बढ़े लेकिन जो आपकी कॉपर बिजनेस है वो अनुमान से बेहतर आया है। तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है हिंडाल्को के लिए हम कहेंगे। मणप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स डिसेंट है लेकिन कंसोलिडेटेड ले तो आशीर्वाद फाइनेंस करके जो उनकी आम है वहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। और ओवरऑल जो एनपीए है ये अभी भी बढ़ रहा है। तो ऑफकोर्स इसमें देखना होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है, खास करके जो एमएफआई सेगमेंट है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अभी भी डिटोरिएशंस लगे हुए हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है लगभग 8% आया है, एस्टिमेट से बेटर आया है। एस्टिमेट लगभग 6 to 7% था। हालांकि मार्जिन्स में जो है दबाव पड़ा है, खास करके ग्रॉस मार्जिन्स में। और यहाँ पे आगे जाते हुए तेलंगाना प्राइस इंक्रीज़ क्या रहेगा और दिल्ली की एक्साइज की क्या पॉलिसी रहेगी, ये बहुत क्रूशियल है। तो बहुत मूविंग एलिमेंट्स जो है आपके अल्कोहल स्टॉक्स खास करके यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स को डिक्टेट कर रहे हैं करंट लेवल्स पे। नज़ारा टेक की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। तो लार्जली हम कहेंगे कि ये नंबर्स आप कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ एक्विजिशंस आए हैं, उस एक्विजिशंस के उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन की है तो स्क्रीन में नंबर्स ज़रूर आ रहे हैं लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो आखिर में बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। पैट में लगभग 50% का सिक्वेंशियल डिग्रोथ आया है और मार्जिन्स भी देखें तो 580 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया है। इसका अहम कारण ये है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है फर्टिलाइजर स्टॉक्स के, वो डॉलर मूवमेंट के कारण, जो डॉलर आप कह सकते हैं अप्रिशिएट हुआ है, उसके कारण जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है। और ओवरऑल सप्लाई चेन इश्यूज़ भी थोड़ा देखने मिला है और रियलाइजेशंस भी कम आए हैं। और ऑफकोर्स आपको पता ही है कि फर्टिलाइजर स्पेस में सब्सिडीज़ भी थोड़े कम हो गए हैं। तो ऑफकोर्स पूरी जो क्वार्टर है फर्टिलाइजर सेगमेंट की बाय द वे बहुत वीक गई है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये अर्निंग स्पेसिफिक आज रिएक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर हिंडाल्को, यूनाइटेड ब्रूअरीज, मणप्पुरम फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट जैसे कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ, तो इसके चलते कई सारे ऑयल बेनिफिशियरी और ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा भी कुछ खबरें निकल कर आई है, उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, अगर बात करें तो सबसे पहले जो है ब्रेंट क्रूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है चेक करने के लिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया है। ट्रंप जी ने जो है शाम को, कल रात देर रात को, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। रशिया की जो सीज फायर है, जो यूक्रेन वॉर है, उसको एंड करने के लिए अब क्या होगा कि ओवरऑल जो है ब्रेंट क्रूड का एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट का कि और ग्लोबल प्राइसेस से जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिल सकता है। भारत में ऑफकोर्स देखिएगा कि ब्रेंट क्रूड के गिरावट पे सेंसिटिविटी बहुत रहती है कुछ सेगमेंट्स की। पॉजिटिव जो है रिएक्शन आपको ओएमसीज के लिए देखने मिल सकता है, पेंट्स के लिए देखने मिल सकता है, एविएशन के लिए देखने मिल सकता है। जो क्रूड के बाहर इंपोर्ट प्राइस के जो है डेरिवेटिव्स, इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी होते हैं, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। लुपिन के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यूएसएफडीए की रिपोर्ट आई है जहाँ पे वॉलंटरी रिकॉल किया गया 2 लॉट बर्थ कंट्रोल ड्रग्स पे। यूनाइटेड ब्रूअरीज नतीजे तो आए थे लेकिन उससे अलावा लगभग 750 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है ब्रूअरी में, यूपी में, वो स्टार्ट करने वाले। हेनिकेन ब्रांड है, उसको लेके जो है ये होने वाली है। जब मैं ग्रीनफील्ड आपको बताता हूँ तो ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि शुरुआत से, डे 0 से कोई जो प्रोजेक्ट बनाया जाए उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं। और कभी कभी एज एन एनालिस्ट जब मैं ब्राउन फील्ड के बारे में बात करता हूँ तो वो एक एग्जिस्टिंग प्लांट होती है जिसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये डेफिनेशन ज़रूर समझ लीजिए। औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो यूरोपियन कमीशन जो है मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिला है उनको एक बायोसिमिलर ड्रग को लेके, तो नेट पॉजिटिव है। हिंडाल्को के लिए 2 नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी है। उनकी नेगोशिएशन जो माई विंडो के एक्विजिशन की हो रही थी अब वो मटेरियलाइज नहीं हुई है। और इसके अलावा
कंपनी के CFO प्रवीण कुमार महेश्वरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स की बात करें तो फंड रेज जो है अप्रूवल आई है 1500 करोड़ का राइट्स इशू के जरिए। और वही टेक्समैको रेल की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई एग्रीमेंट हुए ट्रिनिटी रेल ग्रुप के साथ उनके नॉर्थ अमेरिका मार्केट को लेके। आखिर में पेटीएम के लिए भी एक टाइप से रिलीफ है। उनकी आर्म पेटीएम मनी ने सेबी का केस सेटल कर दिया, जहां पे टेक्निकल ग्लिच रूल्स हुए थे। तो अहम स्टॉक्स पे जो है इन पे नज़र रखिएगा। ये खबरों वाले शेयर्स है, यहाँ पे जो है इस न्यूज़ पे जो है स्टॉक्स में रिएक्शन देखने मिल सकता है। खबरों के दम पर जहां पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर HSBC की रिपोर्ट है। इसके अलावा हिंडाल्को, भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। रविंदर अब हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंडाल्को से, जहां पर CLSA ने नोट निकाली हिंडाल्को पर और उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 800 का रखा है, जहां पर उनका कहना है कि नोवेली जो कि सब्सिडरी है हिंडाल्को की, उसके वजह से कंपनी का जो डेट है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है और कंपनी का जो कॉपर बिजनेस है उसका प्रॉफिट जो है 600 करोड़ के आसपास रह सकता है। इसी के साथ साथ JP मॉर्गन ने भी जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस 670 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो ऑन ट्रैक है और की फैक्टर रहेगा हिंडाल्को के लिए कि जो इम्पैक्ट है US टैरिफ का। इसी के साथ साथ भारती एयरटेल भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर सिटी ने नोट निकाली भारती एयरटेल पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 1920 का रखा है, जहां पे उनका कहना है कि कंपनी का जो है एम है कि जो ARPU है वो 300 रुपये रीच करना और जो प्लान है उसका कंपनी का कि जो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो में जो इंक्रीज हो रहा है उसका यूज़ करना, डेट को रिड्यूस करना और शेयर होल्डर्स को पे करना। और कंपनी का जो कैपेक्स इंटेंसिटी है उसमें जो है गिरावट देखने को मिल सकती है FY26 में। इसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सिटी ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 1378 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो MD और CEO को लेकर जो रीअपॉइंटमेंट है उसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है और वो RBI के कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। और Q4 में MFI का जो स्लिपेजेस है वो एलिवेटेड रह सकता है और सिटी कंस्ट्रक्टिव है MFI डिसबर्समेंट में। उनका कहना है कि जो Q4 है वो बेटर हो सकता है Q3 से। रिलायंस भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर JP मॉर्गन ने मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1520 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि रिलायंस के स्टॉक में हाल ही में जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिला था उसके चलते रिलायंस का जो स्टॉक है रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी को जो बेनिफिट हो सकता है टेलीकॉम टैरिफ हाइक और रिटेल सेगमेंट में रिकवरी के चलते। आखिर में बात करेंगे ऑयल एंड गैस के, जहाँ पर HSBC ने रिपोर्ट निकाली ऑयल एंड गैस सेक्टर पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ऑयल प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उससे जो है उससे जो है रिड्यूस हो सकता है चांसेस ऑफ फ्यूल प्राइस कट और जिसकी वजह से जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें प्रोटेक्ट हो सकते हैं और जो डिमांड रिकवरी और बेटर मार्जिन है नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट में वो हेल्प करेगा ऑफसेट वीकर मार्जिन मार्केटिंग मार्जिन्स में। और स्टॉक्स में OMC स्टॉक्स में जो हाल ही में जो है गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते वो और एट्रैक्टिव लगते हैं और HSBC ने जो है BPCL, HPCL और IOC पर मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, जहाँ पर BPCL को उन्होंने 440 का टारगेट रखा है, HPCL पर 450 और IOC पर जो है 170 का टारगेट रखा है। चीजों के अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर यह बड़ी रिपोर्ट HSBC से आती हुई, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर खरीदारी की राय, जिसके चलते सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी काफी एक्शन दिखेगा। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर $2,940 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अभी हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और हमें लगता है कि आज भी एक बाउंस बैक आ सकता है। ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी, तो गोल्ड में करीबन 85,700 के आसपास खरीदारी करें, 85,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है कि 86,120 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में ही खरीदारी के लिए आज इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। दोनों पर इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा ऑयल एंड गैस की बात करें तो कच्चा तेल $75 पर बैरल के नीचे फिसलकर फिर एक बार आज सुबह वहां पर थोड़ी सी तेजी दिखी है। यहां पर क्या राय होगी? देखिए, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। इन्वेंट्री बढ़ी है, यूएस के अंदर स्टॉक्स बढ़े हैं और क्रूड की आगे पंपिंग भी बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। क्रूड में 6,175 के नीचे के लेवल्स आए तो बिकवाली करें, 6,235 का स्टॉप लॉस लगाएं।
टारगेट 6080 तक देखने को मिल सकता है। 6080 तक के लेवल्स कच्चे तेल में नजर आ सकते हैं एमसीएक्स पर, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार रीइटरेट किया है स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? देखिए, कॉपर में रहेगा, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, तो अगर प्राइस करेक्ट होते हैं 859 860 के आसपास तो खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 870 का लगाएं, टारगेट स्टॉप लॉस 855 का लगाएं, टारगेट 870 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर पर। अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर।